रात की मुट्ठी में एक सवेरा भी है, लेकिन शर्त पहले ये है कि जी भर अंधेरा तो देख। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी एक ऐसे नेता हैं जिनके हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि जब वो अपनी मुट्ठी खोलेंगे तब एक नया सवेरा होगा। इस वक्त छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी सबसे चर्चित राजनेता हैं। आज आमने सामने में एक बार फिर जोगी जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद प्रियंका जी। सर, फाइनली अब नई पार्टी आप बना रहे हैं, बना चुके हैं, कैसा लग रहा है? ये एक नया कदम आपने बढ़ा दिया है। एक तो अपने आप को आज़ाद महसूस करता हूँ और जो लक्ष्य या उद्देश्य मेरे हृदय में था उसको मैं अब पूरा कर सकूँगा, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सालों तक अखिल भारतीय स्तर की राजनीति की, अब जीवन के उस सोपान में हूँ जिसमें कह नहीं सकते ईश्वर ने कितने वर्ष और दिए हैं। तो मैं सोचता हूँ ये जितने भी वर्ष बचे हुए हैं ये केवल उस धरती के लिए लगाया जाए जहाँ मैं पैदा हुआ बढ़ा, और जहाँ की हवा ने, पानी ने, अन्न ने और यहाँ के लोगों के शुभकामनाओं ने और बुजुर्गों के आशीर्वाद ने, यहाँ के देवी देवताओं के आशीर्वाद ने मुझे यहाँ तक बहुत दूर तक पहुँचा दिया, एक गरीब वातावरण से। तो अब मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन का हर पल इसी छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों के लिए लगाऊं। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि अपने आप को मुक्त कर लूं और खुद एक आंचलिक पार्टी बनाकर उसका मुखिया बनकर इस प्रदेश के लिए बाकी समय व्यतीत करूं। सर, आप कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त तक रहे हैं और बहुत खास मुकाम आपने कांग्रेस में रहते हुए देखे हैं। आप एक बात बोलते हैं बार बार कि मैं मुक्त अपने आप को महसूस कर रहा हूं। सर, ऐसी क्या परिस्थितियां हो गई कि मुक्ति की ओर आपको जाना पड़ा? देखिए, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में था और कांग्रेस पार्टी में 30 वर्षों से ज़्यादा रहा और बहुत कुछ मिला मुझे वहाँ। सम्मान मिला, पद मिले, ऐसा कोई पद नहीं है जो मुझे नहीं दिया गया। पर इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि अब अखिल भारतीय पार्टी के रूप में, उसके सदस्य या उसके पदाधिकारी के रूप में हम छत्तीसगढ़ केंद्रित राजनीति नहीं कर सकते। ज़माना बदल गया है। एक ही उदाहरण आपको दूं, डॉक्टर रमन सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा पत्र में डिक्लेयर किया कि 21 रुपया समर्थन मूल्य और 300 रुपये बोनस देंगे, 2400 रुपये प्रति क्विंटल। मैं नहीं कहता कि उनकी इच्छा नहीं रही होगी, उनकी इच्छा थी तभी तो उन्होंने घोषणा पत्र में ये लिखा। पर जब वो दिल्ली गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या 2400, 1450 देना, तो वो बंधे हुए हैं। उसी तरह से मैं उनकी जगह होता, मेरा नेतृत्व भी इस बारे में नहीं और किसी बारे में कोई भी निर्देश दे। पोलावरम बांध बन रहा है, हमारे 40,000 आदिवासी उसमें डूब रहे हैं, 40 गांव डूब रहे हैं। कन्हेर बांध बन रहा है सरगुजा में, उसमें भी हमारे आदिवासी गांव बहुत बड़ी संख्या में डूब रहे हैं, आदिवासी परिवार भी डूब रहे हैं। पर दोनों योजनाओं को हमारी अखिल भारतीय पार्टियां समर्थन दे रही हैं और हम लोग यहाँ डूब रहे हैं। तो हम चाहकर भी उस पार्टी के अंदर उसका विरोध नहीं कर सकते। पर यदि हम एक आंचलिक पार्टी में हैं, छत्तीसगढ़ की पार्टी में हैं, तो इन मुद्दों पर हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए लड़ेंगे तो अंतिम निर्णय हमारा तो होगा। हम किसी के निर्णय से बंधे हुए नहीं रहेंगे। इसीलिए मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि आज़ाद हूँ और किसी बात से नहीं, किसी का गुलाम नहीं था। किसी ने मुझे मेरा अपमान नहीं किया, किसी ने मेरा निरादर नहीं किया और ना मैं उनके लिए कोई कभी भी अपशब्द कहा है मैंने और ना आगे कहूँगा। जोगी जी की सरकार बनती है तो ये माना जाएगा कि अब छत्तीसगढ़ की संपदा छत्तीसगढ़ की ही रहेगी। हाँ, संपदा तो पूरे देश की है, पर मैं कहता हूँ कि इन सब का फ़ायदा हमारे 2.5 करोड़ लोगों को नहीं मिलता। मैं किसी का नाम लेके नहीं कहता चाहता। उनकी बैलेंस शीट में उन्होंने 1500 करोड़ रुपए कमाए, तो उन्होंने कमाए, हमारे 2.5 करोड़ लोगों के जीवन स्तर में कहाँ फर्क पड़ा। इसलिए
उनके जीवन स्तर में फर्क पड़े, ऐसी नीति बनाने के लिए हमको आंचलिक दल बनाना आवश्यक था। और आपकी जानकारी के लिए मैंने अपने इस फैसले से अपने पूर्व नेतृत्व को, अध्यक्ष जी को अवगत भी करा दिया था कि अब मैं ऐसा अपने जीवन में करना चाहता हूँ। ऐसा लगता है, ऐसी बातें दिल्ली तक सुनाई देती हैं कि राजीव गांधी जिनको भी लाए कांग्रेस में, उनका किसी का भी लंबे समय तक उनकी उपेक्षा होनी शुरू हो गई थी। बहुत सारे नाम ऐसे, आप भी राजीव गांधी जी के लाए हुए ही नेता थे और उन्होंने बहुत विश्वास के साथ आपको लाए थे और आपने एक बहुत बड़ा अपना आधार भी बनाया, जनाधार आपका छत्तीसगढ़ में था और आज भी है। तभी आप नई पार्टी बना चुके हैं। सच में ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं सोचता हूँ कि मेरी कोई उपेक्षा हुई। अभी जब मैंने पार्टी छोड़ी है, उस समय मैं कितने पदों पर था। मैं कांग्रेस की जो सर्वोच्च संस्था है, जो नीतियाँ निर्धारित करती है, जो सबसे बड़े निर्णय लेती है, जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं, जिसमें 20 स्थायी सदस्य होते हैं, उस कमेटी का मैं वर्ष 97 से सदस्य हूँ, एक यानी सर्वोच्च संस्था का। और उसके बाद मैं अपने विभाग का, आदिवासियों के विभाग का अध्यक्ष भी हूँ। इन सब के अलावा ना जाने कितनी कमेटियाँ होंगी, घोषणा पत्र कमेटी हो, किसानों की कमेटी हो, सब में किसी न किसी पद पर मैं हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मेरी उपेक्षा हो रही थी, पर मुझे ये लगा कि एक मौका तो ऐसा आता है जब अपनी जन्मभूमि, कर्मभूमि के कर्ज से उऋण होना आवश्यक होता। जोगी जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी, उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। आमने सामने में हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी से। सर, 6 तारीख को जब आपकी पार्टी का एक सभा होने वाली थी मरवाही में, पूरा प्रदेश, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, मीडिया हो, सबकी निगाहें आपकी तरफ थी। कई लोगों ने ये भी कहा कि सभा फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन सभा के बाद सबने देखा कि बहुत भीड़ उमड़ी, पानी गिरने के बाद भी लोग डटे रहे आपकी सभा में। कैसा महसूस किया उस दिन आपने? देखिए, मेरी आशा जितनी थी उससे कहीं अधिक सफल वो सभा रही। हमने तो ये सोचा था वो हमारा गांव है, वो हमारा क्षेत्र है, वो मेरा परिवार है, क्षेत्र नहीं कहूँगा, कि अपने परिवार में जाकर सबसे पहले वहाँ के बुजुर्गों से, सयानों से आज्ञा लूँगा कि ऐसा करने जा रहा हूँ। वो आज्ञा देंगे तो ऐसा फिर मैं ऐलान करूँगा। और ऐलान करने के लिए मैंने सोचा था कि प्रदेश के कुछ चुनिंदा बड़े लोग जो मेरे समर्थक हैं वो लोग आएँ। पर ऐसा कुछ हुआ कि इतना प्रचारित किया आप ही लोगों ने, सब ने, कि 6 तारीख को कोटवी में सब जानना चाहते थे कि जोगी जी आगे घोषणा कर रहे हैं, बड़ी घोषणा क्या करने वाले हैं। तो जितने चाहने वाले लोग थे, जितने समर्थक थे, जितने मित्र थे, वो लोग बड़ी संख्या में वहाँ आए और सच में आशा से अधिक लोग वहाँ पर आए और अच्छा लगा। ये भी अच्छा लगा कि जैसे ही शंखनाद हुआ, इंद्र भगवान ने 10-15 मिनट की बारिश कर दी। बारिश भी केवल उसी क्षेत्र में हुई और जैसे आशीर्वाद दिया हो, 10-15 मिनट बरसात होने के बाद बरसात भी रुक गई, कोई वहाँ से हटा नहीं। लोगों ने, जिनके पास कुर्सियाँ थीं, कुर्सियों को छाता बना लिया था, छाता जैसे ओढ़कर बैठे रहे, पर कोई वहाँ से हिला नहीं। तो ये सब देखकर मुझे लगा कि लोगों का अपार सहयोग है, प्रेम है, और जिस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पर मेरे साथ चलने को तैयार हूँ। सर, आप कितने निश्चिंत हैं अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर? मैं तो निश्चिंत नहीं, बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ, पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हमारी ही सरकार बनेगी। जिस तरह का, जिसे अंग्रेजी में रिस्पांस कहते हैं, गांव-गांव से आ रहा है, लोग दूरस्थ अंचलों से बसों में भर कर आते हैं केवल ये कहने के लिए कि हम आपके साथ हैं। आप लोगों ने भी, सब ने देखा, आपके साथियों ने, संवाददाताओं ने देखा है कि जिस दिन से ये निर्णय हुआ है 1000, 1200, 1500 लोग लगभग रोज़ मुझसे मिलते हैं और लोग चाहते हैं कि अब छत्तीसगढ़ का फैसला, अंतिम फैसला रायपुर से होना चाहिए। हमको दिल्ली जाना या वाशिंगटन जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सर, पार्टी चलाने के लिए बहुत बड़े फंड की भी ज़रूरत पड़ती है।
अब दो आपको राष्ट्रीय पार्टियों को पटकनी देनी है चुनाव में, उनसे टक्कर है आपकी, भरपूर पैसा है उनके पास, आप कैसे करेंगे इसको मैनेज? देखिए, लड़ाई तो हमेशा ऐसी ही होती है। एक तरफ धन बल होगा और एक तरफ जन बल होगा। मैं सोचता हूँ जब भी धन बल और जन बल का युद्ध होता है तो उसमें हमेशा जन बल ही विजयी होता है। तो अब अगर ऐसा हो, पैसे की ही लड़ाई हो, तो देश का प्रधानमंत्री तो सबसे ज़्यादा पैसा वाला अमीर ही बनता ना। ऐसा हो तो आप उदाहरण ले लें अन्य प्रदेशों का। दिल्ली में कितनी बड़ी लड़ाई पार्टियों के बीच हुई, उसमें भाजपा भी थी, कांग्रेस भी थी, और एक एकदम नई बनी हुई पार्टी आप थी अरविंद केजरीवाल जी की। पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जिनके पास जैसा आप खुद कह रही हैं पैसे की कोई कमी नहीं रही होगी, वो राष्ट्रीय पार्टियां ऐसी धड़ाशायी हो गई कि 70 में से 3 सीटें केवल भाजपा को मिली, कांग्रेस को तो एक भी नहीं मिली, और बाकी 67 सीटें जनबल वाली पार्टी को मिल गई। तो ऐसे मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ। ये लड़ाई जब होती है, जिसे कह सकते हैं दिए और तूफान की, तो जिस दिए में दम होता है वो तूफान से लड़के जलता रहता। क्षेत्रीय पार्टियां भी संपर्क में हैं आपके? आपकी बात की आपने, और भी बहुत सारी पार्टीज के नाम आ रहे थे। केवल 4 प्रदेश ऐसे हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व नहीं है। राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है और गुजरात में नहीं है। अब छत्तीसगढ़ भी उसमें से हट गया, अब 3 ही प्रदेशों में नहीं है। बाकी हर प्रदेश में आंचलिक भावना इतनी बलवती हो गई है कि हर प्रदेश में आंचलिक पार्टी ही आगे है। तो स्वाभाविक है, 30-35 साल का राजनीतिक जीवन है, तो बहुत से लोगों की शुभकामनाएं हैं। पर जिस दिन मैंने पार्टी की घोषणा की उसके दूसरे दिन 4 मुख्यमंत्रियों ने, ममता जी ने बंगाल से, नीतीश जी ने बिहार से, और तेलंगाना से राव साहब ने, उड़ीसा से नवीन भाई ने, इन लोगों ने हमको शुभकामनाएं दी। 3 और बड़े नेताओं के भी फ़ोन आए, लालू यादव जी का आया, शरद यादव जी का आया और जगन रेड्डी जी का आया। और उसके बाद कल परसों में कम्युनिस्ट पार्टी के श्री राजा से भी बात हुई। तो अब इनसे पुराने संबंध हैं, सबको लग रहा है पार्टी बना ली है तो शुभकामनाएं दे दें। अभी तो शुभकामनाएं दी हैं और उसकी ज़रूरत भी होती है, उससे मनोबल बढ़ता है। जोगी जी से बातें अभी और भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अजीत जोगी जी से। जोगी जी, आपने कांग्रेस छोड़ दी, नई पार्टी आप बना ही लिया आपने, आपकी लोकप्रियता का ग्राफ गिर नहीं रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है। देखिए मेरे पास व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपके प्रशंसक हैं, शुभचिंतक हैं, आपके समर्थक हैं, शायद कुछ चीज़ें वो यहाँ लिख रहे हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या ये बातें सही हैं। एक सज्जन लिख रहे हैं इसमें कि श्री अजीत जोगी जी भारत के ही नहीं विश्व के ऐसे नेता हैं जो कि कम से कम 1 लाख समर्थकों, कार्यकर्ताओं को उनके नाम से जानते पहचानते हैं और उन्हें उनके नाम से संबोधित करते हैं। ऐसी मेमोरी वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। अब ये वैसे सच में इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ईश्वर ने ऐसी स्मरण शक्ति दी है मुझे कि अब मैंने गिना तो नहीं है, पर हजारों लोगों के नाम मैं पूरे देश में जानता हूँ। 20,000 गांव छत्तीसगढ़ में हैं, हर गांव में 2, 4, 5 लोगों के नाम तो जानता ही हूँ। और ऐसा कोई प्रदेश भी नहीं है जहाँ मुझे जानने पहचानने वाले लोग ना हों और मैं उनको नाम से ना पुकार सकूं। तो ये यानी उन्होंने तो मेरी प्रशंसा में लिखा है, पर मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इस तरह की स्मरण शक्ति मुझे ऊपर वाले ने दी है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ भी लिखी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये दर्शकों को बताऊं और आपसे भी पूछूं कि अजीत जोगी जी ने किसी भी व्यक्ति की मदद करने से पहले कभी उससे ये नहीं पूछा कि वो किस पार्टी से संबंध है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे मतलब सारी पार्टियों के लोग आपके पास लगता है मदद मांगने आते रहे, और कभी आपने ये नहीं पूछा कि भाई तुम किस पार्टी से हो? आखिर जो मेरे पास आता है वो ज़रूरतमंद है तभी तो आ रहा है, इसलिए उससे ये पूछना कि तुम किस पार्टी को हो, किसको वोट दिया था, ये तो बिल्कुल माने नहीं रखता है। तो मैं
ना पूछता हूँ और ना पूछना आवश्यक है और ना और किसी को पूछना चाहिए। पार्टी आपकी घोषित हो गई, अब चुनाव भी लड़ेंगे आप विधानसभा का। वाकई क्या जब चुनाव होंगे तो इसी बंगले से, सागौन बंगले से फिर से 3 या 4 विधायक होंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि परिवार से ज़्यादा 2 लोगों को लड़ाया जा सकता है। एक तो पूरे समय प्रचार करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए और एक पूरे समय प्रबंधन के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो मैं नहीं सोचता कि चारों को 90 में से 4 सीटों से लड़ाकर फिर प्रचार कौन करेगा। तो अभी तो मुझे लगता है कि अभी 2 लोग हैं, उस समय भी 2 लोग ही रहेंगे। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बहुत चर्चा में जो है अभी कि रेणु जोगी जी ये कह रही हैं कि उनसे चर्चा नहीं की गई नई पार्टी को लेकर। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी तरह से सत्य है और उन्होंने जो कहा है कहने का उनको हक है। आखिर हम लोग 40 वर्ष से विवाहित हैं और मैंने इतना बड़ा निर्णय उनसे या अपने पुत्र से पूछे भी नहीं लिया। इस पर मैंने बहुत मंथन किया था। जब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुझे अब जीवन के अंतिम वर्ष इस काम के लिए व्यतीत करना चाहिए, तो मुझे लगा यदि मैं परिवार से बातचीत करूंगा, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करूंगा, तो फिर उसमें कामा, फुल स्टॉप या संशोधन लगना चालू हो जाएगा। तो जब मैंने स्वतः सोच लिया कि यही उचित निर्णय है, तो मुझे लगा मेरा परिवार है, मेरे से अलग कहाँ जाएगा। थोड़ी देर के लिए नाराज़ हो सकते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगा, मुझे मालूम है। आज भी वो कहती रहती हैं कि जब मैंने आईएएस छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया था तो केवल उनसे बातचीत की थी, तो उनको लगा ये तो उससे भी बड़ा निर्णय है, तो इसमें मैंने उनसे क्यों पूछताछ नहीं की। तो वो निर्णय तो उस संगम में हुआ था जब हम युवा थे, 40 से कम की अवस्था थी। आज तो जीवन के अंतिम सोपान में निर्णय ले रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये निर्णय जो मैंने चिंतन मनन करके सोचा है, इस निर्णय में किसी को सहभागी ना बनाया जाए, बता दिया जाए, उसके बाद अगर वो खुश नहीं होते हैं तो उनको समझा दिया जाए। अभी तो आपने मना लिया ना रेणु जी को? देखिए, पूरी तरह से खुश तो नहीं है, उनको इस निर्णय के बारे में कोई शिकायत नहीं है। इस बात की शिकायत है कि इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले मैंने अपने जीवन साथी से, अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से कोई बात क्यों नहीं की। ये कदम कोई ऐसा तो है नहीं कि बिना जोखिम का हो, और जबकि बिना जोखिम की ज़िंदगी चल रही है, अच्छे रफ्तार से चल रही है, सभी चीज़ें प्राप्त हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मुझे घर मिला है, गाड़ी मिली है, सुरक्षा मिली है, दोनों एमएलए हैं, उनको भी जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो मिली हैं। तीनों की तनख्वाह मिला के 2-3 लाख रुपए महीने में मिल जाते हैं, यहाँ ज़्यादा खर्च भी नहीं है। तो ऐसी सधी सधाई ज़िंदगी को छोड़कर एक अंधेरे वाले रास्ते में चलने की बात उनको लगती, जबकि मुझे तो लगता है कि मैंने कैलकुलेटेड रिस्क यानी बड़ी गणना करके ये जोखिम लिया है। और मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले जीवन में किया है, इसमें भी मैं संघर्ष तो होगा पर सफल जरूर हूँ। सर, 27 डस्टर की क्या कहानी है? बड़ा अवेटेड सा मामला हो गया। जिलाध्यक्ष जो भावी हैं आपकी पार्टी के, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें डस्टर मिलेगी चुनाव प्रचार के लिए। देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मैं नहीं सोचता कि अगर हम किसी को जिलाध्यक्ष बनाएंगे तो उसको गाड़ी देनी पड़ेगी। जिलाध्यक्ष जो बनेगा कम से कम 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन वाला तो होगा। और डस्टर तो मैंने नाम ही अब सुना जब चलन में आया कि डस्टर गाड़ी बांटी जाएगी। मैं जानता भी नहीं कितने की आती है और ऐसा हमने सोचा भी नहीं है। 27 नहीं, हमारे पार्टी के तो करीब 35 ज़िले हो जाएंगे, क्योंकि कई ज़िले हैं जहाँ 2-2 लोगों को बनाना पड़ेगा, तो 35 ज़िले होंगे। और अब ऐसा तो कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि कम से कम जिसके पास स्वचालित 2 पहिया वाहन ना हो तो जिले में घूम सकता है। 4 चक्के वाले वाहन भी लगभग सभी के पास हैं, तो हमको नहीं देना पड़ेगा। सर, आपने ठाठापुर को चुनकर ये संदेश दिया कि आपकी लड़ाई वाकई में भाजपा के साथ है, लेकिन भूपेश बघेल ने मरवाही को चुनकर ये संदेश दे दिया कि उनकी लड़ाई आपके साथ है। अब इसमें कौन सही है, ये तो
आपके दर्शकों को और आपको तय करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि इस प्रदेश में अंतिम लड़ाई अजीत जोगी बनाम डॉक्टर रमन सिंह होगी, क्योंकि जैसा हमारा राष्ट्र है ये व्यक्ति पूजक या राजा पूजक राष्ट्र है। यहाँ अंततः फिर पार्टियों की लड़ाई नहीं होती है, दोनों पार्टी के नेताओं की लड़ाई होती है। तो यहाँ अंततः दो ही ध्रुव रह जाएंगे, एक तरफ मैं और दूसरी तरफ डॉक्टर रमन सिंह। बाकी लोग अप्रासंगिक हो गए हैं और धीरे धीरे और अप्रासंगिक हो जाएंगे। आमने सामने में हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, जो नई पार्टी बनाकर एक नई राह पर निकल चुके हैं। अगली बार मुलाकात होगी किसी नए व्यक्तित्व के साथ में। नमस्कार।